नमस्कार, मैं प्रोफेसर शरद नारायण खरे, मंडला, मध्य प्रदेश से इतिहास का प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हूँ यहाँ शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी महिला महाविद्यालय में, और साथ ही मैं प्रभारी प्राचार्य भी हूँ। आज मैं स्वैच्छिक दुनिया और सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर के सौजन्य से और इस फाउंडेशन के द्वारा जो संचालित मंच है ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच, उनके सौजन्य से मैं यहाँ आपके बीच हूँ काव्य पाठ के लिए। और मैं आयोजकों को, इस फाउंडेशन को, इस मंच को और इस अत्यंत लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र को मैं अपनी ओर से हार्दिक नमन निवेदित करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का ये अवसर दिया है। ये मेरे अनुज प्रदीप अवस्थी जी के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। मनोज कुमार गुप्ता जी को भी मैं नमस्कार निवेदित कर रहा हूं, और आप सब साथी जो काव्य रसिक हैं, साहित्य प्रेमी हैं, जो मुझे देख रहे हैं, और आयोजक, सभी को मैं नमन निवेदित करना चाहता हूं। सभी को मैं प्रणाम कहता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे ज़िले, जो कि आदिवासी बहुल ज़िला है, मंडला, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ। यहाँ माँ नर्मदा जी ने इस नगर को तीन ओर से घेरा हुआ है, तो यहाँ धार्मिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, प्राकृतिक सौंदर्य है, सांस्कृतिक चेतना है यहाँ पर, क्योंकि आदिवासी बहुल ये ज़िला है। तो आदिवासियों की संस्कृति बड़ी स्नेहिल संस्कृति है, बड़ी मासूम संस्कृति है, और उसमें एक मिठास है, एक सरलता है, एक सहजता है, एक आकर्षण है। तो मैं उस संस्कृति के बीच हूँ। साथ ही यहाँ पर मंडला ज़िले में ही कान्हा किसली नेशनल जो पार्क है, वो राष्ट्रीय पार्क, और वो स्थित है, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के लिए पूरे देश में जाना जाता है। संतोष दीक्षित जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन उन्हें संप्रेषित करता हूँ, और जो भी दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं उन सभी को मैं सादर नमन कहना चाहूँगा। तो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिक चेतना है, सांस्कृतिक चेतना है, और यहीं पर मैं अपने शिक्षण कार्य को संपादित कर रहा हूँ विगत एक वर्ष से। वैसे तो मैं इतिहास का प्राध्यापक हूँ, लेकिन प्रारंभ से ही साहित्यिक चेतना साथ में लेकर के चल रहा हूँ। और अगर कोई मुझसे ये संवाद करता है और ये प्रश्न पूछता है कि आप इतिहास के प्राध्यापक हैं पर साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो आप साहित्य के अधिक हैं या इतिहास के अधिक हैं, तो मैं जो उन्हें उत्तर देता हूँ आपसे मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि चूँकि इतिहास का प्राध्यापक हूँ, मेरी रोजी रोटी वही है, तो तन तो मेरा इतिहास है और उसमें जो आत्मा है वो साहित्य है। बिना तन के आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, या यूँ कहें कि आत्मा जब तक तन में प्रवेश नहीं करेगी तब तक वो अपने तेज को प्रकट नहीं कर पाएगी, अपने अस्तित्व का बोध नहीं करा पाएगी, और बिना आत्मा के जो काया है वो भी मृत ही मानी जाती है। तो इस तरह से मैं इतिहास और साहित्य दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। स्वैच्छिक दुनिया से काफ़ी पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं श्री राजीव मिश्रा जी की जो ऊर्जस्विता है और उनकी जो दैदीप्यमानता है और जो गतिशीलता है, और जिस तरह से वो इनोवेशन माने नवाचार के कार्य कर रहे हैं और पूरी ऊर्जा और नएपन के साथ में नए नए
कार्य जो वो लेकर के आ रहे हैं और जिस तरह से वो अपने रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इंटरनेशनल जर्नल्स का पब्लिकेशन करते हैं और उसमें जो शोध सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो शोध के क्षेत्र में भी, क्योंकि मैं इतिहास विषय का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का मैं हिस्ट्री की पीएचडी रिसर्च के लिए गाइड भी हूँ, सुपरवाइज़र भी हूँ। तो वे जिस तरह से रिसर्च के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं उन का अभिनंदन भी इस अवसर पर करना चाहूँगा। तो आप सब से संवाद करने का मुझे अवसर मिल रहा है। नीलम खरे जी भी जुड़ गई हैं, मैं उनको भी नमन निवेदित करता हूँ। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अत्यधिक आनंद, उल्लास और एक आंतरिक ऊर्जा का मैं अनुभव कर रहा हूँ आप सब से जुड़ करके। और मैं फिर से राजीव मिश्रा जी और उनके साथियों को, फाउंडेशन को और इस अभिव्यक्ति मंच के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं काव्य पाठ के माध्यम से अनेक मेरी कृतियाँ प्रकाशित हैं। विगत 4 दशकों में देश भर की पत्रिकाओं में 10,000 से अधिक फुटकर रचनाएं प्रकाशित हैं। लगभग 700-800 पत्रिकाओं में मेरी रचनाओं का प्रकाशन है। और जब मैं विद्यार्थी था तब धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, दिनमान, इनका प्रकाशन हुआ करता था। तो वहीं से माधुरी भी बहुत अच्छी एक फिल्मी पत्रिका आती थी जिसमें पाठकों को लिखने के लिए भी मंच होता था। तो वहीं से मेरा सीखने का, लिखने का जो दौर चला है, 4 दशक पूरे हो गए हैं, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक कृति को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के साहित्य अकादमी ने 51,000 का एक निबंध जो कृति है मेरी, विवेचना के स्वर, उसको अवार्ड भी दिया है। खैर वो अलग बात है। साहित्य का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, साहित्य की सेवा कर रहा हूँ और ये सब माँ सरस्वती की कृपा से ही संभव हो पाया है। तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना करना चाहूँगा, उनकी अभ्यर्थना करना चाहूँगा, उनकी स्तुति करना चाहूँगा और उनके लिए कहना चाहूँगा कि अक्षर का तूने सार दिया माँ तुषार दे, अक्षर का तूने सार दिया माँ तुषार दे, सच्चाई का संसार दिया माँ तुषार दे। मैं खोया था अविवेक के अंधियार में, मगर उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे, उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे। मैं चूँकि माँ नर्मदा, माँ रेवा के तट पर रहता हूँ। मंडला नगर माँ रेवा नर्मदा जी के द्वारा 3 ओर से घेरा गया है और हम तो मानते हैं कि यमुना जी में 7 बार स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, गंगा जी में 1 बार स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, पर नर्मदा जी के दर्शन मात्र से, ये वेद पुराण कहते हैं, पर नर्मदा जी के, रेवा मैया के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मैं तो उन्हीं के तट पर रहता हूँ और अपने छत पर से उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल जाता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, माँ रेवा, माँ नर्मदा के लिए, कि आया मैं जब से गोद तेरी माँ तू नर्मदे, कि आया मैं जब से गोद तेरी माँ तू नर्मदे, बेटे के जैसा प्यार मिला माँ तू नर्मदे, आया मैं जब से गोद तेरी माँ तू नर्मदे, बेटे के जैसा प्यार मिला माँ तू नर्मदे, खुशियाँ मिली गम दूर हुए माँ तू नर्मदे, जीवन को तूने तार दिया माँ तू नर्मदे, जीवन को तूने तार दिया माँ तू नर्मदे। चलिए मुक्तक की तरफ चले। कि प्यार की बातें करता हूँ मैं,
कि प्यार की बातें करता हूँ मैं, प्यार ही मेरा पेशा है। कि प्यार की बातें करता हूँ मैं, प्यार ही मेरा पेशा है। और पर उनकी क्या बात करूँ मैं, जिनको सब कुछ पैसा है। कि प्यार की बातें करता हूँ मैं, प्यार ही मेरा पेशा है। और पर उनकी क्या बात करूँ मैं, जिनको सब कुछ पैसा है। और प्यार से ही तो पिरिवर देखो, मुरली का इतिहास बना। आप राधा कृष्ण को याद करिए कि प्यार से ही तो पिरिवर देखो, मुरली का इतिहास बना। और प्यार जहाँ है वहाँ खुदा है, प्यार तो पूजा जैसा है। प्यार तो पूजा जैसा है, प्यार तो पूजा जैसा है। तो सचमुच में हमें आज ढाई आखर की ज़रूरत है। ऐसे प्यार की ज़रूरत है जो मानव को मानव से जोड़ दे, दिलों को दिलों से जोड़ दे, जिसमें कोई भेद ना हो, जिसमें कोई दीवार ना हो, कोई दरार ना हो, और पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम के रूप में आ जाए। पूरा परिवार, पूरा विश्व एक परिवार बन जाए। हमें ऐसे ढाई आखर की ज़रूरत है। तो वास्तव में वो जो बात कही जाती है ना कि बहुत ज़्यादा पोथियाँ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर अंतर्मन की कलुषता दूर नहीं हो पाई, अंतर्मन में पवित्रता नहीं आ पाई, आचरण में, विचारों में, कार्यों में अगर पवित्रता, सात्विकता, आध्यात्मिक चेतना, मानवीय चेतना, नैतिक मूल्य नहीं आ पाए, तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, सारी उपाधियां बेकार हैं। तो हम भले ही आधुनिक काल में पहुंच जाएं, वैज्ञानिक युग में पहुंच जाएं, लेकिन मानवीय मूल्य जो है, नैतिक मूल्य हैं, जो आध्यात्मिक चेतना है, जो अंतर्मन की जो शुचिता है, वो बहुत आवश्यक है। और जब वह होगी तभी मानवता को सुख मिलेगा, तभी मानव सुखी रह पाएगा, तभी मनुष्य को शांति की, वास्तविक शांति की प्राप्ति हो पाएगी। क्योंकि केवल भौतिक साधनों से आपकी काया को कुछ समय के लिए आनंद मिल सकता है, पर आपके अंतर्मन को आनंद तभी मिलेगा जब आपके अंतर्मन में प्रेम होगा, ढाई आखर होगा, आपके अंतर्मन में एक पवित्रता होगी, आपके आचरण में पवित्रता होगी, सात्विकता होगी, जिसको कि बौद्ध धर्म में सम्यकता कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने जो अपने आदर्श बताए हैं, 8 बातें जो बताई हैं, अष्टांगिक मार्ग जिन्हें कहा जाता है, उसमें उनमें सात्विकता है। और उसका आशय यही निकल के आता है कि मन वचन कर्म से पवित्र रहो। तो हर लेखक, हर कवि, हर रचनाकार, हर कलमकार यही कोशिश करता है कि वो अपनी कलम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने सृजन के माध्यम से हर व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से पवित्र कर सके, पवित्रता का संचार कर सके। क्योंकि साहित्य वस्तुतः कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, वो एक वैचारिक क्रांति का साधन है। वो मनुष्य को उद्वेलित करके उसे मनुष्यता के मार्ग पर लाने का एक साधन है। तो निश्चित रूप से जो साहित्य से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं से उनमें एक चिंतन की भावना होती है, उनमें एक संवेदना की भावना होती है, उनके अंदर एक दीपक जल रहा होता है जो कि अंतर्मन के अंधकार को, उस अंतर्मन के तिमिर को हरता है। और फिर जब यह उजाला, अंतर्मन का जो आलोक है, वो बाहर व्याप्त होने लगता है, तो लेखक और उसकी जो कलम है, कवि है, उसका जो सृजन है, वो अपने आसपास के परिवेश के अंधकार को वो तिरोहित करता है, तिमिर को, तम को पराजित करता है, तिमिर को पराभूत करता है। तो साहित्य के माध्यम से जो स्वैच्छिक दुनिया आंदोलन चला रहा है, एक मानवता की रचना करने के लिए, वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। और विगत कुछ माहों से ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच और स्वैच्छिक दुनिया के माध्यम से हर सप्ताह एक विषय दिया जाता है। उस विषय पर रचनाएं, प्रमुख रूप से लघु कथाएं
आमंत्रित की जाती हैं, उन सबको सम्मान पत्र दिए जाते हैं। तो ये जो एक नवाचार हो रहा है, इसको हम केवल एक लघु कथा सृजन या छोटी रचना के सृजन और या एक सम्मान पत्र के प्रदाय तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं, बल्कि ये नैतिक मूल्य समाज में आए उसके लिए ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और इस माध्यम से समाज में एक शुद्धता लाने की जो चेष्टा की जा रही है, समाज में जो जागरण की रचना की जा रही है, समाज को एक जो दिशा देने की कोशिश की जा रही है, मैं बार बार इस दिशा को प्रणाम निवेदित करना चाहूँगा। मैं बार बार इस आंदोलन की सराहना करना चाहूँगा, स्तुति करना चाहूँगा। तो यह वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। समाज में हमें बहुत सारी विकृतियां देखने को मिलती हैं और हम सब जानते हैं कि कविताओं के माध्यम से विकृतियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। एक मुक्तक देखें आप जरा, जिसमें बिंबों का प्रयोग किया गया है कि जब आज़ाद सुभाष की ताकतें, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये युवा शक्ति का प्रतीक हैं, कि जब आज़ाद सुभाष की ताकतें धूल फांकती हैं तो अच्छा नहीं लगता। युवा जब भटकते हैं, विध्वंस करते हुए, आंदोलन करते हुए, सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हुए, और नेताओं के पीछे पीछे वो दौड़ते हैं और बाज़ारों को बंद करने के लिए जो तोड़ फोड़ करते हैं, सारी बातें आ रही हैं उनमें कि जब सुभाष आज़ाद की ताकतें धूल फांकती हैं तो अच्छा नहीं लगता, और जब लोगों की निगाहें नंगापन ताकती हैं तो अच्छा नहीं लगता। इंटरनेट के माध्यम से क्या कुछ चल रहा है हम सब जानते हैं कि जब आज़ाद सुभाष की ताकतें धूल फांकती हैं तो अच्छा नहीं लगता, और जब लोगों की निगाहें नंगापन ताकती हैं तो अच्छा नहीं लगता। और आज की लक्ष्मी दुर्गाओं से है मुझे ये शिकायत। आप सिनेमा और मॉडलिंग और तमाम ये अश्लीलता और फूहड़ता या नग्नता वाले चित्रणों को याद करें कि जब सुभाष आज़ाद की ताकतें धूल फांकती हैं तो अच्छा नहीं लगता, और जब लोगों की निगाहें नंगापन ताकती हैं तो अच्छा नहीं लगता। और आज की लक्ष्मी दुर्गाओं से, आज की लक्ष्मी दुर्गाओं से मुझे है ये शिकायत कि वे जब तन का मोल दौलत आंकती हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता। तो वास्तव में हमें एक बदलाव की ज़रूरत भी है, हमें चेतना की ज़रूरत भी है, हमें सोच में परिवर्तन की आवश्यकता भी है। और भारतीय संस्कृति को तो हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानते हैं, और हम कहते हैं कि भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। भारत ने ही विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, और कहते हैं कि जब विश्व की अन्य दूसरी सभ्यता संस्कृतियों ने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, उस समय हमारे यहाँ ऋषि मनीषियों ने वेदों की ऋचाओं की रचना कर डाली, और हम विश्व के सिरमौर बने। लेकिन आज ये विडंबना का विषय है कि कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ ही मूल्यों का पतन दिखाई देता है, नैतिकता का पतन दिखाई देता है। कहीं ना कहीं से हम भी भौतिकता और नग्नता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विलासता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से हम भी देह की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। तो ये पतन की जो स्थितियां हैं, इनको दूर करने के लिए साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रयत्न करता है, और इसीलिए साहित्य को समाज का हित संवर्धक माना जाता है। और कहते भी हैं कि जिस देश में साहित्य पैना नहीं होगा, साहित्य प्रखर नहीं होगा, वहाँ का समाज पतन की ओर चला जाएगा, पतन के गर्त में विलीन हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे प्रकाशनों के माध्यम से, बहुत सारे आयोजनों के माध्यम से, कृतियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से साहित्यकारों को मंच मिल रहा है, उनकी रचनाओं को मंच मिल रहा है, एक साहित्यिक चेतना को मंच मिल रहा है, एक सामाजिक चेतना को मंच मिल रहा है, सामाजिक सरोकारों को एक आवाज़ मिल रही है। और जो विसंगतियां हैं, जो विद्रूपताएं हैं, जो नकारात्मकताएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो पतन की स्थितियां हैं, उन सब को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो अपने आप में सराहनीय हैं।
और उसी दिशा में ये ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच, स्वैच्छिक दुनिया, सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर, ये उसी दिशा में उन्मुख हो रहा है। तो हम साहित्य से जितनी गहराई से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं से हमें एक अंदर से और चेतना मिलती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि साहित्य तो एक हथियार है, और वो हथियार जो विसंगतियों से संघर्ष करता है, वो हथियार जो प्रेम की रचना करता है, वो हथियार जो अच्छाई की रचना करता है, वो हथियार जो बुराइयों से लड़ने के लिए होता है, वो हथियार जो अधर्म से संघर्ष करता है, अन्याय से संघर्ष करता है, पाप से, अनाचार से, दुष्कर्म से संघर्ष करता है, तो निश्चित रूप से साहित्य एक बहुत बड़ा हथियार है। और कहते भी हैं कि कलम से इतिहास लिखे जा सकते हैं, इतिहास बदले जा सकते हैं, इतिहास से क्रांतियों, कलम से क्रांतियों की रचना हो सकती है। हथियारों से भले ही क्रांति की रचना ना हो पाए या हथियार असफल हो सकता है, लेकिन कलम को जब हम हथियार बना करके प्रयोग करते हैं तो वो किसी तरह से असफल नहीं होता है। तो इसलिए कलम रूपी हथियार की हमेशा बुद्धिजन, सुधीजन पूजा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में तो कलम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वैसे तो विश्व में भी हमें व्यापक रूप से भूमिका दिखाई देती है, चाहे वो 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति हो या आगे की और जो क्रांतियां हों, बोल्शेविक क्रांति भी है, 1917 की साम्यवादी क्रांति जिसे कहते हैं, इन सब में कलम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से रही है। मैं एक गज़ल आपके सामने रखना चाहता हूँ, अधिक कुछ भूमिका के रूप में नहीं कहना चाहूँगा, सीधे सीधे कि राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे। बहुत से रोड़े आते हैं और कलमकारों को तो विशेष रूप से आते हैं। और वैसे तो कोई भी जो आगे बढ़ता है, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो ईसा मसीह हों, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे महावीर स्वामी हों, सबको अपने विशिष्टता के स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ा। तो ये व्यापक रूप में संघर्ष से इसको मैं जोड़ रहा हूं अपनी इस गज़ल को कि राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे। मतलब इसका कि राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे और मन में मंजिल के लिए अरमां सदा पलते रहे। कि राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे और मन में मंजिल के लिए अरमां सदा पलते रहे। और बन न पाए भास्कर, कि बन न पाए भास्कर तो भी न हम मायूस हैं। अरे बन न पाए भास्कर तो भी न हम मायूस हैं। अरे दीप बनकर रोशनी के हित में तो जलते रहे। कि बन न पाए भास्कर तो भी न हम मायूस हैं। अरे दीप बनकर रोशनी के हित में तो जलते रहे। और राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे और मन में मंजिल के लिए अरमां सदा पलते रहे, अरमां सदा पलते रहे। और हमने कुर्बानी वतन पे देने की मन ठान ली। मैं मानता हूं कि आम आदमी जो है बहुत ईमानदार होता है, लेकिन जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं कहीं ना कहीं से उनमें ही ईमानदारी का अभाव देखने को मिलता है। इसलिए ये सारी विसंगतियां सामने आती हैं कि हमने कुर्बानी वतन पे देने की मन ठान ली और फिर भी गद्दारों की किस्मत खूब बेफलते रहे। कि हमने कुर्बानी वतन पे देने की मन ठान ली फिर भी गद्दारों की किस्मत खूब बेफलते रहे। और राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे और मन में मंजिल के लिए अरमां सदा पलते रहे। और ये व्यंग कि वे बने सच्चे मसीहा, व्यंग है ये कि वे बने सच्चे मसीहा रहनुमाई में जुटे और इसलिए इस मुल्क में दंगे सतत चलते रहे। कि वे बने सच्चे मसीहा रहनुमाई में जुटे और इसलिए इस मुल्क में दंगे सतत चलते रहे। और राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे और मन में मंजिल के लिए अरमां सदा पलते रहे। और ये देखिए कि वादों नारों की कवायद
हमारे यहाँ तो यही रहता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, कि हमारे यहाँ तो निरंतर चुनाव चलते रहते हैं, कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा और कहीं स्थानीय निकाय के, पंचायत के, नगर पालिका, नगर निगम। तो देखिए कि वादों नारों की कवायद रोज ही इस देश में, बस वादे होते कि वादों नारों की कवायद रोज ही इस देश में। अरे कुछ न दिखा हमको, हम तो आँख ही मलते रहे, कि वादों नारों की कवायद रोज ही इस देश में, और कुछ न दिखा हमको, हम तो आँख ही मलते रहे। और राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे, और मन में मंजिल के लिए अरमा सदा पलते रहे। और आम आदमी कैसे जीता है? आशा से जीता है, और ख़ुद को वो धोखा देता रहता है। कैसे? कि बदलेगी तकदीर एक दिन, कि बदलेगी तकदीर एक दिन, मन में आशा की किरण। यही वो मन में विश्वास पालता रहता है, आशावाद रखता है कि बदलेगी तकदीर एक दिन, मन में आशा की किरण। अरे खुद को दे के खुद दिलासा, खुद को ही चलते रहे, कि बदलेगी तकदीर एक दिन, मन में आशा की किरण। अरे खुद को दे के खुद दिलासा, खुद को ही चलते रहे। और राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे, और मन में मंजिल के लिए अरमा सदा पलते रहे, अरमा सदा पलते रहे। और उनकी नियत पर बारहा, ये मक्ते का शेर देखिए, क्योंकि कभी विसंगतियों पर प्रहार करता है और बुरे लोगों पर भी आघात करता है, तो वो उनके नज़र में गिरता है, या यूँ कहे कि उनका दुश्मन बन जाता है। वे आक्रोश रखने लगते हैं सच्ची अभिव्यक्ति करने वाले कवि लेखक से, कि उनकी नियत पर बारहा उंगली उठाई है शरद, उनकी नियत पर बारहा उंगली। अरे बस यही कारण कि उनको हम सदा खलते रहे, और राह पथरीली बहुत थी फिर भी हम चलते रहे, और मन में मंजिल के लिए अरमा सदा पलते रहे, मन में मंजिल के लिए अरमा सदा पलते रहे। और लगभग आधा घंटे का समय था, समाप्त होने पे आ रहा है, तो मैं कुछ उपसंहार के रूप में कुछ बातें आपके और सामने रख दूं, बिना किसी भूमिका के, कि ज़िंदगी को सुर लय ताल बनने दो, कि ज़िंदगी को सुर लय ताल बनने दो, और तुम इसे कुमकुम अबीर गुलाल बनने दो, कि ज़िंदगी को सुर लय ताल बनने दो, और तुम इसे कुमकुम अबीर गुलाल बनने दो, और मंजिलें तो रोशन हो जाएंगी खुद ब खुद। अरे तुम इसे जलती हुई मशाल बनने दो, मशाल बनने दो, मशाल बनने दो, मशाल बनने दो। और ये और कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को उजाला ढूंढना है, अंधेरे में नहीं भटकना है। और ये नहीं कि मेरे नसीब में उजाला है ही नहीं, ईश्वर ने सबको उजाला दिया है, पर हमें उस उजाले को खोजना है, अपने हिस्से का उजाला पाना है। अगर हम अंधकार में बैठे रहे, एक अंधेरे वाले कोने में बैठे रहे, कमरे में बंद रहे, तो हमें कहाँ से उजाला मिलेगा? हमें उजाला खोजने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि साथ अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, कि साथ अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, और चमकना चाहते हो तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो, कि साथ अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, और चमकना चाहते हो तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो, और बांटना चाहते हो रोशनी यदि इस जहान में तुम शरद तो जलो, मगर साथ अपने दीपक का रूप लेकर जलो, दीपक का रूप लेकर जलो, दीपक का रूप लेकर जलो। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और उनके प्रति मैं पुनः अभिवादन निवेदित करता हूं। और विरज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच, सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर व स्वैच्छिक दुनिया के प्रति श्री राजीव मिश्रा जी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत